अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल हमने डमी वेरिएबल का चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने डमी वेरिएबल को डिफाइन किया था कि डमी वेरिएबल का क्या मतलब होता है, और सेकंड हमने उसके नेचर को भी डिस्कस किया था। थर्ड में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसमें आपने जो गुजराती के बुक में जो एग्जाम्पल है, पब्लिक टीचर की जो सैलरी होती है अमेरिका में, तो that is dependent upon that geographical या geographical region। तो उम्मीद है आप लोगों ने उस एग्जाम्पल को आर स्टूडियो में या SPSS में या मिनीटेप में किया होगा। आज हम पढ़ते हैं कि जब आप अपने रिग्रेशन मॉडल में डमी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर आपका कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव है, तो डमी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। उसमें सबसे जो जो फर्स्ट वन जिसका आपने केयर करना है, तो वो ये है कि अगर आपके पास एक क्वालिटेटिव वेरिएबल के m कैटेगरीज हैं, तो फिर आपने अपने रिग्रेशन मॉडल में m-1 जो डमी वेरिएबल्स हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाने हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है जेंडर, तो जेंडर के दो हमारे पास कैटेगरीज होते हैं, मेल और फीमेल। तो फिर आपने अपने डमी वेरिएबल में आपने अपने मॉडल में दो जो डमी वेरिएबल हैं, दो वो आपने एक ही अपने डमी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है। मतलब कैटेगरीज अगर दो हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल के, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जेंडर के केस में क्वालिटेटिव वेरिएबल के दो कैटेगरीज हैं एंड दे आर मेल एंड फीमेल, तो फिर आपने अपने मॉडल में एक ही डमी वेरिएबल जो है इंट्रोड्यूस करवाना है। अगर आपके पास एक क्वालिटेटिव वेरिएबल के कैटेगरीज 3 हैं, तो फिर आपने अपने मॉडल में दो डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने हैं। इसी तरह अगर हम जनरली बात करें, अगर आपके पास अपने क्वालिटेटिव वेरिएबल के m कैटेगरीज हैं, तो फिर आपने अपने मॉडल में m-1 डमी वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर इसको टेक्निकली इसको बोलते हैं कि दिस इज ए डमी वेरिएबल ट्रैप। डमी वेरिएबल का ट्रैप का मतलब है कि अगर आपके पास अगर क्वालिटेटिव वेरिएबल के दो कैटेगरीज हैं और आपने अपने रिग्रेशन मॉडल में दो ही डमी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास, इसको कहते हैं डमी वेरिएबल ट्रैप। डमी वेरिएबल ट्रैप में फिर आपका जो रिग्रेशन मॉडल है उसको अगर आप ट्राई करेंगे तो वो रन नहीं होगा। इसका जो ना इसकी वजह ये है कि वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट क्वांटिटी कोलिनियरिटी आ जाती है। तो अगर और हमने ये पढ़ा है कि ओएलएस का एक एजम्पशन है कि जब भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी होती है, तो फिर आपका जो रिग्रेशन मॉडल है वो रन नहीं होता। तो याद रखें कि जब भी आपके पास एक क्वालिटेटिव वेरिएबल के m कैटेगरीज हो, तो आपने m-1 जो है वो डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है। अगर हम कल वाले एग्जांपल की बात करें, तो वहां पर हमारे पास जो क्वालिटेटिव वेरिएबल था वो ज्योग्राफिकल रीजन था। अब ज्योग्राफिकल रीजन के हमारे पास 3 कैटेगरीज थे, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल, साउथ और वेस्ट। तो देखें यहाँ पर आपके पास 3 कैटेगरीज हैं, तो हमने अपने मॉडल में दो डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए थे। एक D2 था और दूसरा D3 था। और थर्ड जो था, जो वेस्ट कैटेगरी थी, उसके लिए हमने कोई भी जो डमी वेरिएबल था वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। तो जब भी यहाँ पर ये भी बात आप नोट करें कि जिस कैटेगरी के लिए आप अपना जो है ना वो डमी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं कराते, तो फिर वहां पर जो है वो कैटेगरी जो है वो हमारे पास जो है ना वो बेस कैटेगरी, इसको हम बेस कैटेगरी कहते हैं या इसको हम कहते हैं कंपैरिजन कैटेगरी। अच्छा, दूसरी जो बात है
वो the categories for which no dummy variable is assigned is known as the base, benchmark, control, comparison, reference or omitted category, and all comparisons are made in relation to the benchmark category. ये बात मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन की पहले पॉइंट को एक्सप्लेन कराने के दौरान मैंने ये वाली बात भी आपको एक्सप्लेन कराई कि जो आपके पास जो वो कैटेगरी जिसको आप कोई भी डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं कराते, तो वो जो कैटेगरी होती है वो हमारे पास जो है वो ये बात जो है ये वो हमारे पास बेंचमार्क कैटेगरी होती है। ये देखिए ये बेंचमार्क कहते हैं इसको, या कंट्रोल कहते हैं, कंपैरिजन भी कहते हैं, रेफरेंस भी कहते हैं, या ओमिटेड कैटेगरी भी इसको बोलते हैं। कौन से को? जिसके लिए हम जो है ना वो कोई भी डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं कराते। थर्ड वन जो है द इंटरसेप्ट वैल्यू बीटा वन रिप्रेजेंट द मीन वैल्यू ऑफ द बेंचमार्क कैटेगरी। हमारे जो मॉडल में जो बीटा वन है, बीटा वन अंडरस्टूड बात है, ये हमारे पास पैरामीटर है। इसकी जो 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 एस्टिमेटेड वैल्यू है इस बीटा वन की, वो बीटा वन हाइट होगी। तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? वो एक्चुअली हमारे पास जो है वो मीन हमारे पास मीन वैल्यू होगी ऑफ द बेंचमार्क कैटेगरी। जिस तरह आपने कल वाले एग्जांपल में, या जो एग्जांपल है टीचर सैलरी की रीजन वाइज, तो वहां पर जो बेंच कैटेगरी थी वो हमारे पास वेस्टर्न रीजन थे, क्योंकि वेस्टर्न रीजन के लिए हमने कोई भी डमी वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। तो अब अपने जो जो रिग्रेशन है 9.2.5 जो हमने कल डिस्कस किया था, 9.2.5 ये वाला, तो इसमें जो वैल्यू है बीटा वन हेड की दैट इज $26,158.62। तो ये जो है ये मीन सैलरी है आप ए टीचर दैट इज वर्किंग इन द रीजन ऑफ वेस्ट या वेस्टर्न स्टेट में। अच्छा, फोर्थ वन जो है, फोर्थ जो हमारे पास क्वेश्चन है डमी वेरिएबल का, तो कोएफिशिएंट्स अटैच टू डमी वेरिएबल जिस तरह 9.2.1 में है, वो डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट इसको कहते हैं, कि जो डमी वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट्स अटैच हैं इसको हम टेक्निकली दे आर नोन एज डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट्स। यहाँ पर जो आप इसको देख सकते हैं 9.2.1, जो डमी वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है एक बीटा 2 और दूसरा जो डमी वेरिएबल है वो बीटा 3 है, और इसका जो इसके साथ जो जो हमारे जो जो कोएफिशिएंट अटैच है वो बीटा 3 है। तो यहाँ पर बीटा 2 और बीटा 3 को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट है दोनों। इसके इन 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 डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 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 वैल्यू है जो मॉडल में हमने जो फिट किया था, तो एक डिफरेंशियल इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो -17.1734.47, और दूसरी वैल्यू जो है वो 3264.61। एंड नोट दैट दीज आर डॉलर्स इज द यूनिट ऑफ द डेटा। जो है वो जो टीचर है वो सैलरी डॉलर में रहता है, तो इसलिए यहाँ पर जो यूनिट है वो डॉलर्स है। तो यहाँ पर सॉरी ये the differential intercept coefficient because they tell by how much the value of the intercept that receive the value of one differ from the intercept coefficient of the benchmark category। ये differential intercept coefficient को क्या ये क्या बता रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि हमारे पास जो benchmark category है उसमें और हमारे पास जो differential intercept coefficient उसमें फर्क कितना है। जो coefficient था D2 के साथ जो अटैच था वो -1734 था। ये हमें क्या बता रहा है? The value of -1734 tells us that the mean salary of teachers in the northeast or north central is smaller by about 1734 than the mean salary of about $26,159। क्योंकि जो जो कोएफिशिएंट था वो किस कैटेगरी के साथ अटैच था? That was attached with the north east and or north central। तो उसकी जो वैल्यू थी, जो डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट था, उसकी वैल्यू थी -1734। तो हमें ये बता रहा है कि जो वेस्ट में जो हमारे पास जो जो कंपैरिजन वाली कैटेगरी थी या जो बेंचमार्क कैटेगरी थी वो वेस्ट थी। तो वेस्ट में एक टीचर की सैलरी जो है वो 26 जो है $26,159 है ऑन एवरेज। तो जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंटर में टीचर जो जॉब कर रहा है
तो इसकी सैलरी 26,159 से कितनी कम है, $1734। इसी तरह जो आपके पास दूसरा कोफिशिएंट है D3 के साथ, वो -3264.615 है। तो ये भी एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और इसका ये मतलब है कि जो साउथ में जो टीचर काम कर रहा है उसकी सैलरी वेस्ट वाले टीचर से कितनी कम है, $3264.615। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे, if a qualitative variable has more than one category, as in our illustrative example, the choice of benchmark category is strictly up to the researcher. Sometimes the choice of the benchmark is dictated by the particular problem at hand. In our illustrative example, we would have chosen the South as the benchmark category. In that case, the regression results given at 9.2.5 will change, because now all comparisons are made in relation to the South. Of course, this will not change the overall conclusion of our example. Why? ये y का आपने आंसर देना है. In this case, the intercept value will about $22,894, which is the mean salary of teacher in the South. यहाँ पर जो हम बात करते हैं बेंचमार्क की या कंपैरिजन की, तो बेंचमार्क को या कंपैरिजन कैटेगरी को बनाना, दैट इज प्योरली जो रिसर्चर होता है जिस में वो इंटरेस्टेड हो, तो उसी को ही वो बेंचमार्क की डिग्री बना सकता है. एग्जाम्पल में अगर हम वेस्ट की बजाय चले साउथ को, जो है वो साउथ को हम अगर वेस्ट कैटेगरी बनाए, सॉरी कंपैरिजन कैटेगरी बनाए, तो जो पूरा जो आपके पास जो रिजल्ट है 9.2.5 का, वो चेंज हो जाएंगे. सही है. तो आपने करना ये है कि जो कैटेगरी है यहाँ पर, तो वहां पर आपने बेस्ट वाली कैटेगरी को आपने बेंचमार्क नहीं बनाना, बल्कि आपने जो साउथ है, साउथ को आपने बनाना है बेंचमार्क कैटेगरी, और फिर आपने जो रिजल्ट है उसको आपने दोबारा, उसी एग्जांपल को आपने दोबारा करके चेक करना है कि ओवरऑल कंक्लूजन जो है उस पर जो फर्क है वो पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा. यहाँ पर इंटरसेप्ट की जो जब आप रिग्रेशन रन करेंगे बाय मेकिंग द साउथ एज द बेंचमार्क कैटेगरी, सो यहाँ पर जो जो फर्स्ट आपका जो रीजन है उस नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, सेकंड आपका जो जो होगा वो वेस्ट होगा. वेस्ट में जो टीचर है वो 1 होगा, बाकी 0 होंगे. थर्ड वन जो टीचर साउथ है उसके लिए आपने कोई भी जो है ना वो डमी वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं कराना. तो आप ये दोबारा ये जो डेटा है वो दोबारा बनाएंगे, और उसके बाद आप इस रिग्रेशन को दोबारा रन करेंगे, तो आपके पास जो इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी वो आपके पास $22,894 होगी. इसको थोड़ा सा आपने वेरीफाई करके चेक करना है. 6 नंबर पे जो बात है वो रिलेटेड है 1 के साथ. 1 के साथ इस वजह से रिलेटेड है कि 1 क्वेश्चन पे हमने ये पढ़ा कि अगर आपके पास m कैटेगरीज है तो आपने m-1 जो है वो डमी वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस कराने हैं. अब अगर आप एग्जैक्टली अगर आपके पास m कैटेगरीज है और आप एग्जैक्टली m ही आपने जो है वो डमी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराना है, तो फिर आपने अपने रिग्रेशन मॉडल में इंटरसेप्ट टर्म को नहीं रखना. इंटरसेप्ट टर्म को नहीं रखेंगे तो फिर आपके पास जो डमी वेरिएबल ट्रैप है उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो याद रखें, अगर आपने एग्जैक्टली m आपने कैटेगरीज है और आपने एग्जैक्टली m डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने हैं, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. जस्ट जो है वो है कि आपने थोड़ा सा क्लियर करना है कि आपने अपने रिग्रेशन मॉडल में इंटरसेप्ट टर्म को नहीं रखना. ये 6 नंबर पे ये बात है. यहाँ पर आप मॉडल को देख सकते हैं 9.2.7 को. ये वही एग्जांपल है. 3 कैटेगरीज हैं एक वेरिएबल के, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ सेंट्रल, साउथ एंड वेस्ट. तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ सेंट्रल के लिए D1, साउथ के लिए D2 और वेस्ट के लिए D3. हमारे पास 3 कैटेगरीज थे और हमने 3 इंट्रोड्यूस करवाए डमी वेरिएबल्स. तो यहाँ पर आपके पास डमी वेरिएबल ट्रैप का प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही आपके पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी आएगी, इसलिए कि हमने अपने मॉडल से इंटरसेप्ट टर्म को ड्रॉप किया. तो जब भी आप ये मॉडल रन करना चाहते हैं
इसको या आप आर स्टूडियो में कर रहे हैं या मैनीटेम या स्पेसेस करें, तो आर स्टूडियो में आपने उसको बताना है कि आप इंटरसेप्ट टर्म जो है ना वो ना रखें अपने मॉडल में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एलएम का जो फंक्शन है आर स्टूडियो में, वो जब आप रिग्रेशन रन करते हैं तो उसमें आपका जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो डायरेक्ट उसमें बाय डिफॉल्ट इंटरसेप्ट कोफिशिएंट जो है वो आ जाता है। तो अगर आप दोबारा इस एग्जांपल को करेंगे तो एग्जैक्टली ये मॉडल आप रन करें 9.2.7 और अपने मॉडल से इंटरसेप्ट टर्म को ड्रॉप आउट करें और फिर चेक करें कि आपके जो 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 रिजल्ट्स हैं उस पर क्या असर पड़ता है। तो ये 6 नंबर पे ये बात है कि आप एग्जैक्टली एम जो है वो डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मगर शर्त ये है कि आपने अपने मॉडल से फिर आपने इंटरसेप्ट टर्म को हटाना है। How do we interpret regression 9.2.7? If you take the expectation at 9.2, अगर हम expectation ले ले, सबसे पहले आप d1 को 1 रखें, d2 और d3 को 0 करें। Now expected value of y1 equal to beta 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं बीटा 1, ये किस तरह आएगी बीटा 1 की वैल्यू? बाय टेकिंग द एक्सपेक्टेशन ऑन 9.2.7 and putting the value of d1 equal to 0, d1 equal to 1, d2 0, d3 0, और जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui लगाएंगे तो वो 0 होगा, क्योंकि u1 वो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि वो जो OLS की जो प्रॉपर्टीज है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो b1 जो है वो मीन सैलरी ऑफ टीचर इन द वेस्ट है। b2 क्या है? अगेन ऊपर जो मॉडल है उसमें d2 की जगह अब 1 फिट करें, d1 और d3 को 0 करें, तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन सैलरी ऑफ टीचर्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल आ जाएगा। थर्ड वन पे आप d3 को 1 करें और d1 और d2 को 0 करें, सो यू गेट द मीन सैलरी ऑफ टीचर्स इन द साउथ। अच्छा जी, इन अदर वर्ड्स मैंने आपको बताया कि अपने जो आपका जो डेटा है तो उस डेटा में आप जो है वो वहां पर बुक में क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो सैलरीज है ना ये कौन से कैटेगरी के लिए है, इधर नॉर्थ ईस्ट में है, सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ सेंट्रल में है, या वेस्ट में है या साउथ में है। तो जहां पर वेस्ट है तो वहां पर आप अपने डेटा में 1 1 करें तो एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा d1, उसका सेपरेट कॉलम होगा। फिर d2 एक कॉलम बनेगा आपका, तो d2 कॉलम कैसे बनेगा? जहां जहां पर आपका जो है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ सेंट्रल है वो 1 करवा दे, बाकी 0 करवाए। फिर एक और थर्ड कॉलम आप बनाए d3, तो d3 का कॉलम जब आप बनाएंगे तो वैल्यू कैसे आप डालेंगे उसमें? आप हर एक वैल्यू को देखें, अगर वो जो है वो अगर साउथ का है तो एरिया अगर साउथ है तो 1 करे, बाकी जो है ना वो बाकी को 0 करे। सो आपके पास कितने वैल्यूज आएंगे? एक आपका वाई होगा जो जो सैलरी है, मीन सैलरी है आपकी टीचर। फिर आपका एक d1 कॉलम बनेगा, d1 कॉलम में जस्ट वो ऑब्जर्वेशन वहां पर 1 होगा जो वेस्ट है, बाकी जो है वो 0 होगा। एक आपके पास d2 कॉलम होगा और एक आपके पास d3 होगा। इससे पहले एग्जांपल में आपके पास 2 ही कॉलम्स थे, 2 ही आपके पास जो है वो डमी वेरिएबल थे, यहाँ पर आपके पास 3 आ गए। तो इस रिग्रेशन को दोबारा रन करें और जब आप आर स्टूडियो में ये काम कर रहे हैं आप LM लिखते हैं ना, तो वहां पर थोड़ा सा इसको गूगल पे सर्फ करें कि हमने कैसे अपने रिग्रेशन मॉडल में अपने इंटरसेप्ट टर्म को हटाना है। तो आपके पास इंटरसेप्ट टर्म फिर उस मॉडल में नहीं आएगा। सो यू विल गेट 9.2.8। अगेन दिस इज ए होमवर्क बाय यू कि आपने 9.2.8 को आपने इस रिजल्ट को आपने वेरीफाई करना है और फिर उस पर थोड़ा सा आपने इसको इलेबोरेट भी करना है। सही है? इन अदर वर्ड्स विद द इंटरसेप्ट सप्रेस्ड, इंटरसेप्ट खत्म हो गया। इन अलाउइंग डमी वेरिएबल for each category, we obtain directly the mean values for various categories. The results of 9.2.7 for our illustrative example are as follows. ये 26,158.62 ये क्या है? ये मीन सैलरी आप टीचर है कौन से रीजन पे? वेस्ट पे। 24,424.14 ये क्या है? ये एक टीचर की एवरेज सैलरी है विच इज वर्किंग इन द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल। एंड द थर्ड वन ये एवरेज सैलरी ऑफ ए टीचर है विच इज वर्किंग इन द साउथ। ये आप अगर उससे प्रीवियस को भी कंपेयर करें तो वहां पर हमारे पास जो बीटा 1 था वो 26,158 था 9.2.5 पे, और यहाँ पर भी 26,158 है। ये देखें, आप वेरीफाई कर सकते हैं 26,158.62 एंड
ये 28 150 सॉरी 156 और ये यहाँ पर 158 है, स्लाइड डिफरेंस है। नो दिस इज सेम, हाँ एग्जैक्टली सेम है, दोनों आपके पास सेम है। तो अब आप देखें, इससे पहले हमने एक बात पढ़ी कि ओवरऑल जो आपका जो कंक्लूजन होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट दोनों का सेम होगा, वहां पर भी वेस्ट की जो जो सैलरी थी, वहां पर हमारे पास बेंचमार्क कैटेगरी क्या थी, वो हमारे पास वेस्ट था। और बीटा वन क्या था, वो एवरेज सैलरी थी, वेस्ट सॉरी एवरेज सैलरी या फिर टीचर थी, बेंचमार्क कैटेगरी थी। तो वो भी 26,158 था, और यहाँ पर भी आपके पास 26,158 आ रहा है, विच इज आल्सो द सैलरी या फिर टीचर वर्किंग इन द वेस्ट। और इससे पहले एग्जाम्पल में ये 26,158 टीचर सैलरी थी कौन से में, वेस्ट में। फिर 24,424 और यहाँ पर आपके पास भी 24,424 है, और वो 22,894 है, 22,894 है। देखो बीटा वन हैड प्लस बीटा टू हैड, बीटा वन हैड प्लस बीटा थ्री हैड। यह क्या था, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल, और ये साउथ था। तो यहाँ पर दोनों मॉडल में फर्क क्या है, दोनों मॉडल में फर्क ये है कि यहाँ पर टीचर की जो एवरेज सैलरी थी, जो कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल में काम कर रहे थे, वो किसके बराबर था, बीटा वन हेड प्लस बीटा टू हेड। अगर एक टीचर साउथ में काम कर रहा है तो उसकी जो एवरेज सैलरी है वो किसके बराबर है, बीटा वन हेड प्लस बीटा थ्री हेड। यहाँ पर देयर इज नो नीड कि आप बीटा वन हैट और बीटा टू हैट को ऐड करें, दीज आर डायरेक्टली बीटा वन हैट and beta two hat are directly the average salaries of a teachers working in the west, working in the south east and south central, and working in the south. Okay, so जो ओवरऑल हमारा जो कंक्लूजन होगा वो दोनों का सेम होगा। फिर ये जो ब्रैकेट में है नीचे ये स्टैंडर्ड एरर है, और जो टी है टी स्टैटिस्टिक, ये कैसे आते हैं आपके पास, आप जो है ना वो 26,158.62 को आप डिवाइड करें 1128 पे, तो आपके पास 23.1795 आ जाएगी। फिर आप सेकंड 24,424.14 को आप डिवाइड करें 887.917 को, फिर 22,894 को आप डिवाइड करें 986.86 को, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपने जो है ना वो टी कैलकुलेटर और टी टेबुलेटर को आप कंपेयर करें, और आप बताएं कि बीटा वन हैट और बीटा जो आपका जो हाइपोथेसिस है कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। आर स्क्वायर आपका जो है वो 0.0901 है, सही है। मतलब अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, सो वी हैव 9.01%। इससे पहले में हमारे पास जो आर स्क्वायर था वो भी 0.0901 था, और यहाँ पर भी आपके पास जो है वो दोनों सेम है। तो अगर आप m-1 वाला लगाते हैं, इंटरसेप्ट को लगाते हैं और दो कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या अगर आप इंटरसेप्ट को वैनिश करते हैं और आप अगर एग्जैक्टली सेम नंबर आप डमी वेरिएबल दैट इज आप लगाते हैं जितने क्वालिटेटिव वेरिएबल के कैटेगरीज हैं, तो दोनों सेम है। जस्ट आपने याद रखना है कि फिर आपने इंटरसेप्टर नहीं लगाना, सही है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो विच इज अ बेटर मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डमी वेरिएबल, मेथड कौन सा अच्छा है कि आप m-1 वाला रूल फॉलो करते हैं या आप इंटरसेप्ट को फॉलो करते हैं। where m is the number of categories of the demi variable, as Kennedy notes, एक नोट है इस पे कि कौन सा तरीका अच्छा है। Most researchers find the equation with an intercept more convenient because it allows them to address more easily the questions in which they usually have the more interest, namely whether or not the categorization makes a difference, and if so, by how much. If the categorization does make a difference, by how much is measured directly by the dummy variable coefficient estimate. Testing whether or not the categorization is relevant can be done by running a t-test of a dummy variable coefficient again 0, or to be more general, an f-test on the appropriate set of dummy variable coefficient estimates. जी, तो ये जो है ये फाइनल कंक्लूजन है कि आप जो पहला वाला मेथड है जिसमें हमने वो मोस्ट रिसर्चर उसी मेथड को फॉलो करते हैं कि हम m-1 कैटेगरीज जो है वो इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ये मोर कन्वीनियंट है। इसमें तो ये भी खूबी है कि आप डायरेक्टली आर में इसको रन कर सकते हैं, आपने कोई जो है ना उसमें वो लॉजिक नहीं है कि आप इंटरसेप्ट जो है ना वो ड्रॉप करेंगे, सही है। और इसमें आप और भी जो क्वेश्चंस है उसके भी आप आंसर दे सकते हैं,
जो यहाँ पर लिखे हैं, सही है। तो यूजुअली अगर आप अपने रिसर्च भी करेंगे और अगर आप पर का मॉडल ऐसा है जिसमें आपको लग रहा है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, तो फिर आप कोशिश करें कि जो m-1 वाला मेथड है जिसमें आपने अगर m आपके कैटेगरीज हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल के, तो फिर आपने m-1 जो है वो डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने हैं, सही है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हम एक और कैटेगरी, एक और क्वालिटेटिव वेरिएबल को सॉरी करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, सही है। जिसको मैं एक और, इसके लिए मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो जो है ना वो लेंथी हो जाता है और फिर स्टूडेंट जो है ना वो लेंथी वीडियो को जो है ना वो इतना आसानी के साथ नहीं समझ पाते, सही है। सो ये आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आपको ये बताया कि काशन जो है ना वो क्या है, कौन कौन सी बातें हैं जिसको आपने डमी वेरिएबल जो है ना वो केयर कराना है कि जब आप डमी वेरिएबल जो है वो अपने मॉडल में इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अक्सर पेपर्स में आ जाता है कि डमी वेरिएबल ट्रैप क्या होता है, इसका क्या मतलब है। समटाइम्स आपको एक मॉडल दिया जाता है और आपको ये कहा जाता है कि आप इसको इंटरप्रेट करें, सही है। और ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाता है, ये 7 नंबर अक्सर आ जाता है कि कौन सा मेथड जो है ना वो इसको हम प्रेफर करें। तो इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन करें। और मैं इसको भी, आप इस वीडियो को भी साथ साथ में पिछले वीडियो के साथ पढ़ें। और यहाँ पर मैंने आपको एक और असाइनमेंट दिया और ये असाइनमेंट जो है वो 9.2.8 को वेरीफाई करना है। तो काइंडली पिछला वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों करके आप इसको सॉल्व करें। ओके, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, उसको भी मैं बहुत जल्द जो है करा दूंगा ताकि ये जो चैप्टर है डमी वेरिएबल का ये खत्म हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ एंड स्टे होम। और अपने जो है ना वो जो SOPs हैं कोविड-19 के, उसका आप ज़रूर केयर करें ताकि आप तो यंग है, आपको कोविड जो है ना वो मोस्टली यंग पीपल्स को कोविड कुछ नहीं कहता। मगर अगर आपके घर में कुछ आपके वालिदैन है या आपका जो है ना वो जो है वो आपके ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है, और अल्लाह ना करे उसको अगर वो लग गया, तो एजेड लोगों के लिए और जिन लोगों को कुछ मेडिकल हिस्ट्री है, मतलब अगर कुछ को किडनी का प्रॉब्लम है, अगर कुछ को जो ना वो आसमा का मसला है, शुगर का मसला है, तो उन लोगों के लिए फिर जो है ना वो कोविड जो है वो जानलेवा है, सही है। तो इसलिए आप एहतियात करें, मास्क जरूर पहने। देखो मास्क पहनने से आपका जो ना वो कुछ नहीं जाता, वो बाजार में आसानी के साथ जो है ना वो मास्क अवेलेबल है, 10 रुपए का मिल जाता है। बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज किया करें। जब कॉलेज आते हैं आप लोग एक दिन, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो है ना वो 6 फीट का फासला रखे, मास्क पहने, ताकि आप लोग जो है ना और आपकी फैमिली जो है वो कोविड-19 से महफूज रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।